तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। ओशो के जो सुनने वाले हैं, जो ओशो को जानने वाले हैं, उनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक समझदार, हाई आईक्यू वाले, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, सेंसिटिव, जीवन में कुछ उच्च से उच्चतर करना चाहते हैं, हर दिशा में, हर आयाम में अपना भला चाहते हैं, अपने समूह का भला चाहते हैं, इस पृथ्वी का भला चाहते हैं, इस पूरे अस्तित्व का भला चाहते हैं। प्रेमी, गीतकार, लेखक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, फिल्म निर्देशक, फिल्म अभिनेता, जिसे इस पृथ्वी का क्रीम कहा जा सकता है, जिसे इस पृथ्वी के चूजन फ्यू कहा जा सकता है, चुनिंदा, जो बहुत 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 उच्च आत्माएं हैं। ऐसे लोगों से जब आप ओशो के बारे में सुनते हैं, या ऐसे लोगों की किसी भी अभिव्यक्ति को देखते हैं, तो आपको ओशो की झलक मिलती है, ओशो की खुशबू मिलती है, ओशो का स्वाद मिलता है, ओशो की समझ मिलती है। और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर हर देश में, हर वर्ग में, हर समूह में ऐसे लोग हैं, और वो लोग ओशो से जुड़े हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी ने ओशो का नाम भी नहीं सुना। मैसेज जो ओशो का है, जो ओशो जीवन शैली की बात करते हैं, जिस ध्यान की बात करते हैं, जिस रूपांतरण की बात करते हैं, जिस शांति की बात करते हैं, जिस सत्यम सिंधुरम की बात करते हैं, जिस प्रसाद की बात करते हैं, जिस धन्यता की बात करते हैं, जिस अनुग्रह की बात करते हैं, उसको वो लोग जीते हैं, महसूस करते हैं। किसी न किसी बहाने उन तक ओशो का ये मैसेज गया, पहुंचा, और उनने स्वीकारा, जिया, जीने लगे। अगर पुरानी भाषा में कहना पड़े, ये हैं ओशो के सन्यासी, ये हैं ओशो के लोग, ये हैं वो लोग जिससे पृथ्वी पर एक आशा है जीवन की, जिसके लिए ओशो अपना पूरा जीवन का एक एक पल देते रहे। सिर्फ और सिर्फ इस वर्ग को, ये वर्ग प्रतिनिधित्व करता है ओशो का, और ये वर्ग विरासत है, विरासत को, ओशो की विरासत को जिंदा रखे हुए अपने दिलों में, अपने सृजन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने इंटेलिजेंस में, अपने होने में। ये होता है ओशो का काम। ये ओशो ने किया, ये ओशो की उपस्थिति ने किया, ये ओशो के वचनों ने किया, ये ओशो के मौन ने किया, ये ओशो के बुद्धत्व ने किया। अब दूसरे वर्ग की बात करें, इनका कोई संबंध ओशो से नहीं। चाहे कितने ही ओशो ओशो चिल्लाए, कितने ही जबले पहने, कितने ही मालाएं पहने, कितने ही ओशो लेगेसी के लिए कोर्ट में और चैरिटी कमिश्नर के हैं और भागे दौड़े फिरे, सिवाय शब्द के, सिवाय दिखावे के, सिवाय धोखेबाजी के, सिवाय पाखंड के, ओशो का कुछ भी इनके पास नहीं। लेकिन जो पहला वर्ग है वो आसानी से दिखता नहीं है। क्यों? कि जो मौन है,
जो प्रेम है, जो प्रसाद है, जो धन्यता है, जो इंटेलिजेंस है, जो क्रिएटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वो दिखती नहीं है। लेकिन ये नारेबाजी, ये झंडा ऊंचा हम रहे हमारा, ये कोर्टबाजी, ये चैनलों पे बैठ बैठ के लफाजी, ये जबले, ये मालाएं, या इस तरीके की उथली मांगे, हो जी वो तो जगह हमारे लिए तीर्थ है, समाधि तो हमारे लिए ये है वो है, ये सब उथली बातें हैं, बेहद उथली और सतही। लेकिन ये चीजें तो दिखती है। अब 17 कोरेगांव पार्क एक जमीन है, दिखती है, किसी को भी दिखती है। कोई भी उस रोड से निकलेगा तो उसे दिख जाएगा कि ये ओशो की जगह है। या कोई अगर जबला पहन के घूमे, अब भले लोगों के समाज में जहाँ सब लोग अपने अपने ढंग से सीधे साधे कपड़े पहनते, एक जबला पहन के दौड़े तो दिखेगा जैसे ये कौन जा रहा है कार्टून, वो दिख जाता है। अब 1000 लोग हों जो कि ओशो के इंटेलिजेंस को, ओशो के मैसेज को समझने वाले हों, वो चले जा रहे हैं। उनके चलने में, उनके देखने में, उसके बोलने में, उनके हर चीज में ओशो का मैसेज होता है। लेकिन वो यूं तो दिखाई नहीं देगा ना, जबला तो एक में दिख जाएगा किसी को भी, अरे यो कौन जाला जबलादारी। जब मैं काफी सारे इंटेलेक्चुअल्स को यूट्यूब पे सुनता हूँ, मेरा एक ही शौक है जो मैं ज़्यादा समय देता हूँ, वो यूट्यूब पे कुछ न कुछ सुनता रहता हूँ। और मेरे लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है रुचि के। मैं फिलॉसफी भी सुनता हूँ, मैं साहित्य भी सुनता हूँ, मैं अर्थशास्त्र का भी सुनता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी पे सुनता हूँ, मैं कई चीज़ें जो भी कुछ ऐसा यूट्यूब पे इंटरेस्टिंग होता है दिखने लगता हूँ, सुनने लगता हूँ, भारत के, विदेशियों के भी। मुझे कुछ ही देर में पता चल जाता है कि व्यक्ति ओशो को पढ़ता है, ओशो को सुनता है, या ओशो का मैसेज इस व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि ओशो की कोई न कोई बात, कोई न कोई अदा उसमें दिख जाती है, महसूस हो जाती है। अब ये वर्ग है जो पूरी पृथ्वी पे छाया है और बहुत बड़ा वर्ग है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के हर देश में, दुनिया के हर उच्च वर्ग में ओशो इस तरीके से छाया है। धनिक भी है, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन अब ये जो जबलाधारी होते हैं, जो मालाधारी होते हैं, जो रे 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 सुनते इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, उनके साथ तो ये खड़े नहीं हो सकते ना कोई भी। ये किसी लट्ठ भारती के साथ, किसी रिंग मास्टर के साथ, किसी देवदत्त के साथ ये तो नहीं खड़े हो सकते ना। ये तो कोई भी समझदार व्यक्ति जोकरों के पास कैसे खड़ा होगा? ये तो जोकर है सब। कोई भी थोड़ी बहुत समझ का आदमी इन नाड़ी लाने वाले, धक्के देने वालों के पास कौन जाएगा? क्यों जाएगा? नहीं जाता है। लेकिन ये भी एक वर्ग है जो अपने आप को ओशो का सन्यासी समझता है। ये नाम के हैं, खुद भी भ्रमित है और आसपास अपने भ्रम फैलाते हैं। इस मनुष्यता में, इस अस्तित्व के लिए इनका होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। असंख्य असंख्य लोग इस अस्तित्व के अनंत विस्तार में होते रहे, कब आए कब गए पता नहीं चलता। अब ठीक है, कोई इसका नाम ले रहा है, कोई उसका नाम ले रहा है, कोई इसके जबले पहन रहा है, कोई उसकी माला पहन रहा है। ये कुछ लोग हैं जो ओशो के जबले पहन रहे। ओशो से क्या संबंध हो सकता है? ओशो से संबंध तो सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस से हो सकता है, हाईली इंटेलेक्चुअल, जिनमें एक उच्च दर्जे की चित्त की दशा है,
ओशो उनके लिए, ये वर्ग ओशो के लिए। अब इस बीच में फपूंद तो इकट्ठे हो जाती है, तो ये फपूंद है जपलाधारी मालाधारी और ये पता नहीं क्या क्या करते मेरे। कभी कभी जब मैं इनके कारनामे सुनता हूँ या इनके कृत्यों को देखता हूँ, तो अब कोई ट्रेडिशनल जगह पे जा रहा है, ट्रेडिशनल ढंग के उन लोगों के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ के पता नहीं क्या क्या कर रहे। अरे तुम्हें कुछ ओशो का पता भी है कि नहीं है भाई? कैसे ओशो के साथ इन सब चीजों का तुम तालमेल बिठा लेते हो यार? बैठ भी नहीं सकता हो तो। ओशो के नाम से पता नहीं कौन कौन से त्योहार मनाना है या जो भी करना है, लेकिन ओशो से कैसे जोड़ सकते हो इन सबको? कैसे छोड़ा जा सकता है? ओशो दिवाली, ओशो होली, ओशो ये, ओशो वो, ओशो लगा देने से हो गया क्या? ओशो जब कहते हैं कि मैं पूरे अतीत से अपने को अलग करता हूं, मैं एक नई शुरुआत हूं, लेकिन कैसे कहो कि इनको ओशो की कोई समझ अब असर? अब ये जो इस तरीके के लोग हैं, ये उछल कूद खूब कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ जाते हैं, ये यहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ भी आ जाते हैं, दिखाई बहुत जगह पे देते हैं। ये ओशो के लोग नहीं है, कतई नहीं। ओशो के दुश्मन कह लो, वो ज्यादा ठीक है, मित्र नहीं। जब ओशो कहते हैं कि मेरे संदेश को 24 कैरेट शुद्ध रखना, तो एक बहुत बड़ी जवाबदारी है उनके संदेश को शुद्ध रखने की। जब ओशो के केंद्र खोले जाते थे तो ओशो के स्पष्ट निर्देश होते थे कि मेरे केंद्र पे सिर्फ मेरा काम होगा, मेरी किताबें होगी, मेरी ध्यान विधियां होगी, मेरी बात होगी। और मैं चूंकि सालों तक भारत के केंद्रों का और होने वाली सारी एक्टिविटीज को देखता रहा हूँ, जब भी सुनाई देता था कि किसी केंद्र पे कुछ और भी किसी और को भी बुला रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, तो उसके केंद्र का नाम हटा दिया जाता था। पहले बोलते थे कि हटा दो, नहीं हटाते तो फिर उनका नाम ले लिया जाता था और प्रकाशित किया जाता था कि अभी इस केंद्र का ओशो से कोई संबंध नहीं है। मेरे को पता है ऐसा हुआ है, कई जगह से हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ। लेकिन अब देखो, मैं एक लट्ठ भारती को सुनता हूं, वो किसी एक व्यक्ति के साथ शिविर ले रहा है। अब ये गालमेल है, ये मिलावट है, क्योंकि वो खुद भी मिलावट से भरा है। मिलावट से भरा है इसीलिए वो लट्ठ भारती। दाढ़ी बाल बढ़ा लेने से या कुछ ओशो के निकटवर्ती होने के दावे करने से ओशो के निकटवर्ती नहीं हो जाते हो। बेवकूफ बना सकते हो लोगों को, और जो वो तुम बना रहे हो, क्योंकि खुद भी बेवकूफ बने हो, दूसरों को भी बेवकूफ बना रहे हो। जो तुम हो वही दूसरों तक पहुंचाओगे। लेकिन ओशो के संदेश को शुद्ध रखना एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हूं, किसी को भी, चाहे वो केंद्र चला रहे हैं, चाहे वो आश्रम बना रहे हैं, चाहे वो कम्यून बना रहे हैं, चाहे वो शिविर लेते फिर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको जब मैं और चीजों में देखता हूं तो अरे भाई, कुछ पता भी चला है कि नहीं पता चला है कि ओशो है क्या? मैं इन लोगों को ओशो का दुश्मन मानता हूं, क्योंकि ये ओशो के संदेश को प्रदूषित कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, उसमें जहर मिला रहे हैं। मैं उस पहले वर्ग को ओशो का सन्यासी मानता हूं, ओशो का उत्तराधिकारी मानता हूं, ओशो की लेगेसी को बचाने वाला मानता हूं। वो जी रहे हैं रोज रोज, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये जो मिलावटी है, ये जो दूषित है हर तल पे, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, जबले, माला, ये सब प्रदूषण है, ये सब मिलावट है, ये सब गंदगी है।
आरतियां करता फिर रहा वो रिंग मास्टर, मूर्तियां लगा रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहा। फूहड़ता और बचकानेपन कुछ और हो सकता है। अब ये कोई कहे कि भाई उसके यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, उतने लोग आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ कामुक लोगों को छोरियां भी दिख जाती है या और भी कुछ, तो यार ऐसे तो दुनिया में अनेक चीज़ें हैं यार, और अनेक चीज़ें हो रही है। कभी किसी पब में जाके एक शाम बिता के देख लो, इन रिंग मास्टर और इन लठ भारतीयों से तो कई गुना ज़्यादा ऊर्जा भरे हुए युवक युवती तुम्हें मिलेंगे, जो जिंदगी को पूरी बिंदास ढंग से जीते हैं और प्रामाणिकता के साथ जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, खुला करते हैं, प्रामाणिकता है। ये तो साले पाखंडी ही पाखंडी। और ओशो का पाखंड से क्या संबंध, कैसे संबंध? इसीलिए भैया एक बार मैं तो कह चुका हूं, मेरी अगर जीवन की अंतिम शाम होगी तो मैं किसी पब में बिताना चाहूंगा, किसी कम्यून में, किसी आश्रम में, किसी ध्यान शिविर में, या पता नहीं किसी में। मेरे को तो बचाओ भैया इन पाखंडियों से। मैं तो कभी इन धूर्तों के साथ बैठ नहीं सकता, न मैं जाता हूँ, इसीलिए सालों से अकेला हूँ, अकेला ही रहता हूँ और मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे ईमानदारी, प्रामाणिकता, सत्य, ये बहुत निर्णायक बातें लगती है। पाखंड, दिखावा, भ्रमित होना, खुद बेवकूफ़ बना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गालमेल करना, मिलावट करना, ओशो के संदेश में दूसरा कचरा मिला देना, ये नुकसान है और ये ओशो के दुश्मन है। इनसे ज़रूर बचिएगा। ओशो को सुनिए, ओशो को पढ़िए, ध्यान करिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और थोड़ी सी आर्थिक मदद करिएगा, बेहद जरूरी है। बोलता तो मैं रहूँगा और लगातार बोलूँगा। अभी तो बहुत बोलने को है, बहुत बोलने को है। अभी तो शुरुआत हुई, सिर्फ शुरुआत। तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रास रचाने का